हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम हरमन हेस की फेमस नॉवेल डीमियन की समरी को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। ये नॉवेल सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है, यानी हरमन हेस जो कि एक स्विस जर्मन नॉवेलिस्ट है, उन्होंने अपनी ही जिंदगी से प्रेरित होकर इस नॉवेल को लिखा था। और ये जो नॉवेल है वो पब्लिश हुई थी 1919 में। ये एक बिल्डिंग्स रोमन है, यानी कि जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, कैरेक्टर है, उसकी कमिंग ऑफ एज नॉवेल है, यानी कैसे वो बड़ा होता है, उसके बचपन से लेकर बड़े होने की ये कहानी है। और इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो एमिल सिंक्लेयर है। उसी के बारे में नॉवेल में बताया गया है कि कैसे वो बड़ा होता है और वर्ल्ड वॉर 1 में एक सोल्जर के तौर पर जाता है। फिर उसके साथ क्या होता है, इसी के बारे में ये पूरी कहानी है। तो चलिए अब हम लोग समरी की शुरुआत करते हैं। द स्टोरी स्टार्ट्स व्हेन एमिल इज इन ग्रामर स्कूल। तो शुरुआत होती है स्टोरी की जहाँ पर हम देखते हैं कि एमिल स्कूल जा रहा है, ग्रामर स्कूल जाता है। तब वो 10 साल का है और जर्मनी के एक छोटे से टाउन में अपने पेरेंट्स और 2 बहनों के साथ रहता है। एमिल एक दूसरे स्टूडेंट फ्रांस क्रॉमर को बताता है कि कैसे उसने कुछ एप्पल्स चुराए एक फार्मर से। तो ये वो बस इसीलिए बता रहा था ताकि वो एक रॉब जमा सके फ्रांस क्रॉमर पर, लेकिन एमिल ने ऐसा कुछ नहीं किया था, वो झूठ बोल रहा था। और उसके इनोसेंस का फायदा उठाकर फ्रांस क्रॉमर उसको ब्लैकमेल करने लगता है और वो कहता है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं उस फार्मर को जाकर बता दूंगा जिससे तुमने सेब चुराए थे, या मैं पुलिस को बता दूंगा। तो जो एमिल है वो काफ़ी डर जाता है और उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते क्रॉमर को देने के लिए। तो ये काफ़ी हफ्तों तक चलता है। क्रॉमर थोड़ा थोड़ा उसको बार बार ब्लैकमेल करता रहता है और एमिल क्रॉमर को पैसे देता है। और एमिल और भी बहुत सारे वैल्यूबल्स चुरा कर अपने घर से क्रॉमर को देता है। और इसीलिए एमिल को काफ़ी बुरा लगने लगता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि उसने पाप किया है और वो शायद बुराई की दुनिया को बिलोंग करता है, वो एक बुरा इंसान है, इसीलिए उसने ऐसा किया। यानी वो अपने ही घर से पैसे चुरा चुरा कर क्रॉमर को दे रहा होता है। तो इस बात का उसे बहुत बुरा लगता है। उसके बाद एमिल की मुलाकात होती है एक नए स्टूडेंट से जिसका नाम होता है मैक्स डीमियन। और मैक्स थोड़ा सा बड़ा था एमिल से और वो काफ़ी इंटरेस्टेड हो जाता है। वो लोग दोनों एक दूसरे से काफ़ी फ्रेंडशिप कर लेते हैं। और जो मैक्स डीमियन है वो एमिल को रिलीजन का अलग ही मतलब सिखाने लगता है। तो नॉर्मली जो धर्म की चीज़ें बताई जा रही थी स्कूल में या बड़े लोग बता रहे थे एमिल को, मैक्स डीमियन उससे अलग हटकर रिलीजन का मतलब उसे समझा रहा था। और कुछ दिनों के बाद एमिल जो है वो बताता है मैक्स को कि कैसे क्रॉमर नाम का एक लड़का है जो उसे परेशान कर रहा है और उससे पैसे बार बार ऐंठता रहता है। तो मैक्स डीमियन जो है वो क्रॉमर को डरा देता है और इसी वजह से एमिल बच जाता है। क्रॉमर उसका पीछा छोड़ देता है। तो एमिल खुश भी होता है इस बात से कि उसे क्रॉमर से छुटकारा मिल गया, लेकिन उसे फिर से इस बात का बुरा लगता है कि उसने क्रॉमर से खुद क्यों नहीं पीछा छुड़ाया, उसे किसी की मदद क्यों लेनी पड़ी। तो उसे शर्म आती है। एमिल इज अशेम्ड बिकॉज ही डिडंट डील विद क्रॉमर हिमसेल्फ। तो उसे शर्म आती है इस बात पे कि उसने क्रॉमर से खुद पीछा क्यों नहीं छुड़ाया, और इसी वजह से शर्मिंदा होकर वो मैक्स से फ्रेंडशिप ज़्यादा आगे बढ़ाना नहीं चाहता था। लेकिन ये चीज़ कुछ सालों के बाद चेंज होती है और वो और मैक्स फिर से फ्रेंड्स बन जाते हैं। और मैक्स के बारे में रूमर्स यानी कि अफवाह फैलने लगती है कि मैक्स शायद एक एथियस्ट है, यानी कि एक नास्तिक है, इसीलिए वो धर्म की बातों में यकीन नहीं करता, या तो फिर वो एक ज्यू है। लेकिन दोनों एक ही रिलीजियस क्लास जाने लगते हैं। एमिल और मैक्स एक ही क्लास में जाने लगते हैं। तो अभी भी मैक्स के जो आइडियाज़ थे धर्म को लेकर वो एमिल को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं और उसे एंथ्रॉल यानी कि उसे इंटरेस्ट भी कर रहे होते हैं। एमिल सोचने लगता है कि ये लड़का ऐसा क्यों सोच रहा है, और एमिल अपनी ही आस्था पर सवाल पूछ बैठता है, यानी वो क्वेश्चन करने लगता है अपनी ही आस्था को जब वो मैक्स के अजीबोगरीब आइडियाज़ को सुनता है। उसके बाद फिर चैप्टर 4 शुरू होता है जिसमें हम एमिल की ज़िंदगी के नेक्स्ट स्टेज को देखते हैं, जो कि बोर्डिंग स्कूल होता है। उसके पेरेंट्स उसे बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं और इस तरीके से वो मैक्स से अलग हो जाता है।
तो स्कूल के जो दूसरे लड़के होते हैं वो एमिल को पसंद नहीं करते और इसीलिए एमिल काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाता है और अपने आप से नफरत करने लगता है। एक रात वो वॉक पे जाता है और उसे एक अल्फोंस बेक नाम का लड़का मिलता है। तो अल्फोंस जो है वो उस स्कूल का सबसे बड़ा लड़का था और वो एमिल से कहता है कि चलो हम शराब पीने जाते हैं। तो वो लोग एक बार में जाते हैं जहाँ पे एमिल काफ़ी ड्रंक हो जाता है, बहुत शराब पी लेता है और अगली सुबह जब वो उठता है तो उसे और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और ज़्यादा डिप्रेशन महसूस होता है और उसे अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस होती है, डिस्गस्ट महसूस होती है। एमिल ड्रिंक्स मोर एंड बिकम्स नोन फॉर बीइंग ड्रंक। तो एमिल जो है वो और ज़्यादा शराब पीने लगता है और लोग उसे शराबी की तरह ही जानने लगते हैं। और उसका जो बिहेवियर था स्कूल में वो भी बहुत इनडिसिप्लिन्ड हो गया था, अनरूली बिहेवियर था उसका। ही बिकम सर्टन दैट ही बिलोंग्स एंटायरली टू द वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस। तो उसे ऐसा लगने लगता है कि वो पाप और बुराई की दुनिया को ही बिलोंग करता है, वो एक बुरा इंसान है और उसे और ज़्यादा बुरा लगने लगता है। उसके ग्रेड्स भी स्लिप होने लगते हैं, यानी कि वो पढ़ाई में भी पीछे जाने लगता है और उसे स्कूल से बस निकाला ही जाने वाला था। तो हालांकि उसका पूरा ग्रुप था और वो उन अनरूली बॉयज़ यानी कि ऐसे लड़के जिनमें बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं था, उस गैंग का वो लीडर था, लेकिन फिर भी उसे अकेला महसूस होता था। और ये अकेलापन उसे इसलिए भी लग रहा था क्योंकि उसने मैक्स डीमियन को बहुत सारे लेटर्स लिखे थे, लेकिन अभी तक उसे जरा भी अपने लेटर्स का जवाब नहीं मिला था। उसके बाद फिर एमिल को एक यंग लड़की मिलती है पार्क में और उसकी ज़िंदगी चेंज होने लगती है। वो उसके पास नहीं जाता लेकिन उसे उसके प्रति अट्रैक्शन महसूस होता है। उसे उस लड़की का असली नाम भी नहीं पता था, लेकिन वो उसे बीट्रिस बुलाने लगता है और उसी के बारे में दिन रात सोचने लगता है और उस लड़की से इंस्पायर होकर, क्योंकि वो उसे पसंद करता था, वो अपनी बुरी आदतें छोड़ देता है, वो ड्रिंक करना छोड़ देता है और अपनी पढ़ाई पर फिर से फोकस करने लगता है। और उसे ऐसा लगता है जैसे बीट्रिस ने उसे वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस से वर्ल्ड ऑफ लाइट यानी रोशनी की दुनिया में खींच लिया हो और इसीलिए वो उसके बारे में पेंटिंग्स बनाने लगता है और जो कुछ भी अपने सपने में देखता है उन सभी चीज़ों की पेंटिंग बनाता है। तो वो एक ऐसा चेहरा बनाता है जो बीट्रिस जैसा भी लग रहा था और मैक्स डीमियन जैसा भी लग रहा था। उसके बाद फिर वो एक ऐसी इमेज बनाता है, ऐसी पेंटिंग बनाता है जिसमें एक चिड़िया एक एग शेल से बाहर आ रही होती है, यानी कि अपनी अंडे वाली दुनिया छोड़कर चिड़िया बाहर निकल रही थी एक नई दुनिया में। तो यहाँ पर शायद एमिल अपने आप के बारे में एक पेंटिंग बना रहा था कि कैसे अपनी बुरी दुनिया छोड़कर वो बाहर आ चुका है, डार्कनेस से अब वो लाइट में आ चुका है। तो इस तरह की ड्राइंग बनाकर वो मैक्स डीमियन को भेजता है और इस तरीके से वो अपनी ड्रीम्स को पेंट करता जाता है, जो भी उसके सपनों में आता है वो पेंट किया करता था। और उसके बाद फिर वो एक पासी के चर्च में बैठने लगता है जहाँ पे एक ऑर्गन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो एक आदमी था जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया करता था, तो एमिल वहीं पर बैठकर उसके बजाने को सुना करता था। जब वो आदमी बजाता था तो उसे बहुत अच्छा लगता था। तो एक दिन उसे उस ऑर्गेनिस्ट से मुलाकात करने का मौका मिलता है। उस ऑर्गेनिस्ट का नाम होता है पिस्टोरियस और पिस्टोरियस एमिल को अपने चर्च में बुलाता है और कहता है कि आओ और अंदर बैठकर तुम इस म्यूजिक को सुनो। उसके बाद वो लोग फिलॉसफी, रिलीजन जैसी बातें करने लगते हैं, डिस्कशंस करने लगते हैं और एमिल को पता लगता है कि पिस्टोरियस एक देवता को मानता है जिसका नाम है एब्रैक्सिस। तो एब्रैक्सिस एक ऐसा देवता है जो कि लाइट और डार्क यानी उसमें अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं। तो इस तरह की डाइटी यानी कि इस तरह के देवता को पिस्टोरियस माना करता था। तो इस तरीके से वो लोग बहुत सारी शामें एक साथ गुजारते हैं और एमिल को दुनिया भर के अलग अलग रिलीजन्स और फिलोसफीज़ के बारे में पता चलता है और वो लोग एमिल के सपनों के बारे में भी डिस्कस करते हैं और इस तरीके से पिस्टोरियस मदद करता है एमिल की कि ताकि एमिल अपने आप को अच्छी तरीके से जान सके, अपने ट्रू सेल्फ को पहचान सके। उसके बाद नौर नाम का एक यंग लड़का होता है, यानी एमिल से छोटा होता है, जो कि एमिल के स्कूल में पढ़ा करता था, बोर्डिंग स्कूल में। और वो एमिल से कहता है कि मेरी मदद करो ताकि मैं भी अपने आप को जान सकूं, सेल्फ आइडेंटिटी कर सकूं। ही हेल्प्स नौर बाय टेलिंग हिम दैट ही हैज टू एक्सेप्ट हिमसेल्फ। तो एमिल नौर की मदद करता है और कहता है कि तुम्हें अपने आप को एक्सेप्ट करना होगा जैसे तुम हो,
तब जाके तुम अपने आप को, अपने हार्ट को जान सकोगे। आफ्टर पेंटिंग अनदर फेस ही सॉ इन अ ड्रीम, एमिल रियलाइजेस दैट द फेस इज हिज ओन डेमन। तो उसके बाद फिर जो सपने में उसने जो चेहरा देखा होता है, फिर से वो पेंट करता है और उसे रियलाइज होता है कि ये किसी और का चेहरा नहीं, ये उसकी अंतरात्मा, अपने ही डेमन को वो बना रहा है। यानी उसकी जो सेल्फ आइडेंटिटी है, अपनी अंतरात्मा है, उसी का चेहरा वो बना रहा होता है। एन आइडियल एंड इंटेंस वर्जन ऑफ हिज इनर सेल्फ, उसकी जो इनर सेल्फ है उसी को वो बना रहा था। Right before he graduates, Emil criticizes Pistorius and the two end their friendship. ग्रेजुएट होने के पहले ही एमिल और पिस्टोरियस में लड़ाई हो जाती है, जहाँ पे एमिल क्रिटिसाइज करता है पिस्टोरियस को कि क्या हमेशा पुरानी बातों में और पुरानी फिलोसफीज में ही उलझे रहते हो, नई दुनिया को भी तो देखो। और इस तरीके से उनकी फ्रेंडशिप टूट जाती है और एमिल को ऐसा लगता है कि ये उसकी प्रोग्रेस में ये चीज़ होनी ज़रूरी थी, ये एक पॉजिटिव स्टेप है, उसे ऐसा लगता है। उसके बाद चैप्टर 6 में हम देखते हैं कि एमिल यूनिवर्सिटी पहुंच चुका है, जहाँ पे अभी भी वो पेंटिंग वगैरह किया करता है और उसे ऐसा लगता है कि उसकी वो जो इनर सेल्फ की जो उसने पेंटिंग बनाई है, अपने ही डीमन की जो उसने पेंटिंग बनाई थी, यानी जो उसे सपने में चेहरा दिखा था, जब वो सोचता है कि ये तो उसका ही चेहरा है, उसकी ही इनर सेल्फ का चेहरा उसने ड्रॉ किया था, तब उसे ऐसा लगता है कि ये जो चेहरा है ये तो मैक्स डीमियन की माँ से मिलता जुलता है। तो उसे हालांकि पता नहीं था कि वो उसे कहाँ ढूंढे, लेकिन वो बहुत ही डिटरमाइंड था कि मुझे उसको ढूंढना ही है। एमिल किसी भी तरीके से मैक्स डीमियन की माँ को ढूंढना चाहता था। मीनवाइल ही बिकम्स डिसअपॉइंटेड इन हिज कोर्स वर्क, और उसके बाद फिर वो अपनी पढ़ाई में थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है, उसका मन नहीं लग रहा होता है पढ़ाई में। और जब ऐसा हो रहा होता है, एक दिन वो मैक्स से टकरा जाता है, मैक्स डीमियन से, और दोनों लोग फिर से फिलोसफी, रिलीजन, पॉलिटिक्स और यूरोपियन सोसाइटी को डिस्कस करने लगते हैं। मैक्स एमिल को अपने घर में इनवाइट करता है और वहाँ पर मैक्स अपनी माँ फ्राउ ईवा से एमिल की मुलाकात कराता है। तो जब एमिल फ्राउ ईवा से मिलता है, वो रियलाइज करता है कि ये तो वही चेहरा है जो उसे अपने सपनों में दिखाई देता था। He also sees that Frau Eva and Max hung the painting of the bird that he had sent. और वो ये भी देखता है कि फ्रो ईवा और मैक्स ने उस चिड़िया वाली पेंटिंग को, वो चिड़िया जो अंडे से बाहर आ रही थी, उस पेंटिंग को दीवार पर लटकाया हुआ है। ये सब देखकर उसे अच्छा लगता है। He develops close friendship with Max. तो मैक्स, फ्रो ईवा और बाकी के फ्रेंड्स के साथ उसकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है और सभी लोग बैठकर फिलॉसफी, सोसाइटी, रिलीजन को काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया करते थे। तो बुक के लास्ट चैप्टर में हम ये देखते हैं कि एमिल को फाइनली शांति मिल गई है, वो पूरी तरीके से डार्कनेस से बाहर आ चुका है और उसने अपनी सेल्फ आइडेंटिटी खोज ली है, अपने आप को जान लिया है, पहचान लिया है। और जब फिर वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होती है, तब वो और मैक्स दोनों लोग लड़ाई पर जाते हैं और दोनों लोग इंजर्ड हो जाते हैं, दोनों को चोट लग जाती है और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। तो जब एमिल हॉस्पिटल के बेड पर जागता है, वो देखता है कि मैक्स भी दूसरे बेड पर सोया हुआ है। और जब मैक्स फाइनली मर जाता है, उसकी मौत हो जाती है, तब एमिल रियलाइज करता है कि मैक्स डीमियन ही उसके डेमन या उसके ट्रू सेल्फ, यानी कि उसकी पहचान कराने में जिसने सबसे ज्यादा मदद की थी, वो मैक्स डीमियन ही था। मैक्स डीमियन के कारण ही एमिल अपने ट्रू सेल्फ को जान पाया, अपनी अंतरात्मा को जान पाया और एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बन पाया, डार्कनेस से बाहर आ पाया। ये सारी चीजें वो समझ गया कि मैक्स डीमियन के कारण ही हुई थी और इसीलिए नॉवेल का नाम भी डीमियन ही है। सो आई होप आपको ये नॉवेल अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।